गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बीपीएससी की परीक्षा हो, है ना, उसके साथ साथ बिहार सरकार की अन्य कोई भी परीक्षा हो तो उसमें बिहार सरकार की योजनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस क्लास में हम लोग बिहार सरकार की जितनी प्रमुख योजनाएं हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके पीटी एग्जाम में तो काम आएगा ही, है ना। कुछ योजनाएं जिसका योगदान आपके मेंस एग्जाम में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बिहार की सभी प्रमुख योजनाओं के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, इस क्रम में जो हमारी पहली योजना है महिलाओं को लेकर के, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, है ना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, राइट। लेकिन इसके बारे में कुछ विशेष बिंदु है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। यह योजना 2018 में प्रारंभ होती है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है जो महिला शिशु हैं, है ना, उनकी सुरक्षा करना। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है या फीमेल फीटिसाइड होता है, भ्रूण हत्या महिलाओं की, उसको रोकना, है ना। लड़कियों की, महिलाओं की, कन्याओं के विकास में योगदान देना। तो आप देखेंगे कि इस योजना के 3 घटक हैं, है ना, 3 कंपोनेंट्स हैं इस योजना के। उसमें क्या क्या है? तो लड़कियों के जन्म, उनकी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करना और स्नातक की पढ़ाई पूरी करना, ये 3 स्तर पर यह योजना काम करती है। जन्म के समय में, जब कन्याएं जन्म लेंगी तो उनके समय में, जन्म के समय में 2000 रुपए उनके नाम से जो अभिभावक है उनके खाते में जमा किया जाएगा। उसके पश्चात 1 साल पूरा होने पर और आधार में उनका पंजीकरण होने के बाद 1000 रुपए और हस्तांतरित किए जाएंगे उसी अकाउंट में। ठीक, राइट। तो ये पहला घटक हो गया। दूसरा घटक है छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी, स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। और ये स्कॉलरशिप अमाउंट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, किसको ट्रांसफर किया जाएगा? तो यह सिर्फ अविवाहित लड़कियों के लिए है। ठीक है, इंटर पास होने के बाद इन लड़कियों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन पास होने पर, स्नातक होने पर इनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अविवाहित लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति राशि है, ध्यान रखिएगा। है तो लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए ही है, लेकिन अविवाहित कन्याओं के लिए है। इंटर पास होने पर 25,000 रुपए और स्नातक पास होने पर 50,000 रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो 3 घटक हैं। शुरुआत में 2000 रुपए और फिर 1 वर्ष पूरा हो जाने और आधार पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1000 रुपए, 25,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में इंटर और 50,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में ग्रेजुएशन पास करने पर। तो इसमें एक चीज छूट गया है, एक चीज रह गया है, वो क्या है? मैट्रिक रह गया है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत आप क्या देखेंगे कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण महिलाएं, लड़कियां जो हैं, उनको 10,000 रुपए प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो 10,000 रुपए दिया जाएगा मैट्रिक पास करने पर। यह बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत है। और कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत, है ना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, इसमें बार बार संशोधन किया जाता रहा है। जैसे इस बार का जो बिहार बजट में जो सम्राट चौधरी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनका आप पढ़ेंगे, जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कुछ योजनाओं का नाम लिया है और कहा है कि हम लोग इसको रिविजिट कर रहे हैं, यानी कि उसमें सुधार करके उसमें कुछ नई चीजों को ऐड किया जाएगा, बदला जाएगा। तो अभी तक तो जैसे अब यही है आपकी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 से चलती आ रही है। ये जो इसमें आंकड़े हैं, ये इसमें सुधार करने के बाद जो अभी तक का सुधार है उसके आधार पर है। जैसे ये जो पॉइंट है आपको कि उच्च प्राथमिकता क्षेत्र किसको रखा गया है, तो उच्च प्राथमिकता रखा गया है कि वैसे लोग जो कि कम से कम 5 करोड़ रुपए का उद्योग करना चाहते हैं और साथ में कम से कम 50 लोगों को कोर रोजगार देना चाहते हैं, है ना, राइट। 50 कोर श्रमिकों को रोजगार, करोड़ नहीं है, 50, है ना, कोर श्रमिकों को रोजगार दें। 5 करोड़ और 50 कोर, ठीक है, कोर श्रमिकों को रोजगार, यानी कि किसी को प्रबंधक बना दिया, है ना। तो
कोई देख रेख कर रहा है, इस तरीके से। तो ये नई चीज बाद में ऐड हुई थी तो उसको लिया गया है। बाकी इसके बाद अगर कोई परिवर्तन होता है जैसा कि बजट में कहा गया तो उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो निवेश को बढ़ावा देना है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। और इसमें जो कुछ प्रमुख बिंदु है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए कि जो आप ऋण लेंगे उस ऋण पर आपको 10% तक का सब्सिडी दिया जाएगा और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार। डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका बजट है ना। यस, ये करोड़ नहीं है, 50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार, है ना, दिया जा सके। कोर मतलब कि जो सीधे सीधे आपके, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में कि आपने कोई फैक्ट्री लगाई, अब उस फैक्ट्री में रोजगार के लिए मतलब मजदूर को रखेंगे, प्रबंधक को रखेंगे, है ना, और अलग अलग विभाग के कर्मचारी को रखेंगे, ये कोर हो गए। और उसके साथ साथ कुछ अलग से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको शामिल नहीं करें। जैसे आपने सॉस बनाने की फैक्ट्री या टमाटर की क्या बनता है, जैम बनाने की फैक्ट्री बनाई, तो भाई उससे संबंधित बैकएंड पे दूसरों को भी रोजगार मिल रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उस फैक्ट्री में जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो लोग घर से निकल करके आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसको आप सैलरी देते हैं, उस रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? बैकएंड पे कितने लोगों के लिए रोजगार क्रिएट हो गया वो इसमें शामिल नहीं है ना, कि ठेला वाले को, टेम्पू वाले को, लॉजिस्टिक्स वालों को रोजगार मिल रहा है, दैट इज नॉट अंडर इट। तो वो कोर हो गया। ठीक है, तो और 5 करोड़ का कम से कम निवेश होना चाहिए, उसको प्राथमिकता दी जा रही है। जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम है, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल हैं, उनको 12% का ब्याज देने की बात की गई है इसमें सब्सिडी में। और इसी योजना के अंतर्गत, है ना, जो एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं या थर्ड जेंडर है, बिहार जो है इस तरीके से, भारत सरकार ने तो अभी थर्ड जेंडर को लेकर के बात की है, बिहार सरकार पहले से ही थर्ड जेंडर को लेकर के, है ना, थर्ड जेंडर को शामिल कर चुका है। या फिर युद्ध में मतलब जो लोग विधवा हुई हैं महिलाएं, एसिड अटैक पीड़ित या कुछ पृथक उद्योगपति हैं, उन लोगों को लिए 15% की सब्सिडी दिया गया है। औद्योगिक भूमि जो आपको उपलब्ध करा रही जा रही है, उस पर जो स्टैंप ड्यूटी लगता है उससे मुक्ति दे दी गई है कि आप आओ यहां पर निवेश करो। स्टैंप ड्यूटी जो जमीन पर लग रहा है वो नहीं लगेगा आपका। अगर कृषि योग्य भूमि है उसका आप यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तो आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है, उसमें आपको राहत रहेगी। और एक और चीज, एक चीज साथ में यह है कि एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी की सुविधा भी आपको मिलेगी। अंग्रेजी में कहें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी आपकी प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर के जब तक उत्पादन करके आप उसका कमर्शियल व्यापार शुरू नहीं कर देते हैं तब तक आपके साथ रहेगी। तो वाणिज्यिक उत्पादन तक, प्रोडक्शन करके आप बेचने का काम देखो, तो शुरू से लेकर के वहां तक आपके साथ एक प्रोजेक्ट प्रबंधन एजेंसी जो है वो साथ में रहेगी। तो ये चीज है आपका इसके अंतर्गत, है ना, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। तो ये पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से आगे बढ़ा जाए, स्टार्टअप नीति। अभी देखो, स्टार्टअप नीति शुरू किया गया था 2017 में, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। स्टार्टअप नीति शुरू किया गया था 2017 में, 2022 में इसमें संशोधन करके कुछ पॉइंट्स को ऐड किया गया। और इस बार भी सम्राट चौधरी ने कहा है इस बार के बजट में अपने कि भाई इसमें भी हम लोग कुछ नया सोच रहे हैं, संशोधित आएगा। अभी संशोधित क्या आएगा, इसी में से कुछ पॉइंट्स का हेरफेर करेंगे, तो जब करेंगे तब देखा जाएगा, राइट। इसकी खास बात क्या है, ये जो स्टार्टअप नीति है, ये स्टार्टअप नीति की खास बात ये है कि आपको स्टार्टअप करने के लिए सिखाया जाएगा, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एजुकेट किया जाएगा, है ना, स्टार्टअप के लिए। तो ध्यान से देखिए, इसकी खास बात क्या है कि ये मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करेगा, है ना, विश्वविद्यालयों में, स्कूल में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके, और उद्यमियों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आप समझो यहां पर कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आपको स्किल दिया जा रहा है, किसके जरिए, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के द्वारा। विश्वविद्यालयों में मिलेगा, है ना, स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी, शिक्षित किया जाएगा कि आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो यहां से, और इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाता है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जानते हैं इंटर्नशिप क्या होता है। तो यहां से आपको तैयार किया जाएगा। एक बार आप तैयार हो गए तो उसके बाद
है ना, आपको स्टार्टअप करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके पहले ये जो स्टार्टअप की नीति है इसको कौन देख रहा है? तो स्टार्टअप की नीति को देखने के लिए एक मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमीशन SMIC बनाया गया है। सो अलग से एक स्टार्टअप मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमिटी है ना, स्टार्टअप निगरानी और कार्यान्वयन समिति ही पूरा स्टार्टअप को देखेगी। इसके लिए एक इंक्यूबेटर सर्विस भी दिया गया है ना। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन मतलब जहां पर आपको सुरक्षा दी जाए, जब तक आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हो जा रहा है, आपका देखभाल रख रखाव किया, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनको इंक्यूबेशन जो मशीन रहता है उसमें रखा जाता है ताकि वो सब नॉर्मल हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, फिर उनको बाहर निकालते हैं। तो उसी तरीके से इंक्यूबेटर की सेवाएं दी जाएंगी, मतलब आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, आपको लेकर के आगे चला जाएगा। और इसके लिए एक इनोवेशन हब बनाया जाएगा। सो बिहार इनोवेशन हब, ठीक। तो इन सभी चीजों के लिए चाहिए होगा आपको पैसा चाहिए होगा। तो राज्य सरकार क्या कह रही है कि स्टार्टअप के लिए एक 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी का प्रावधान किया गया है। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है प्रारंभिक पूंजी, राइट। और उसके बाद जैसे आपको स्टार्टअप शुरू करना है ना, तो एक सीड फंड दिया जाता है। 10 लाख रुपए का आपको सीड फंड, बीज अनुदान दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का। और आपको ये मिल गया 10 लाख रुपए। देखो 10 लाख रुपए महत्वपूर्ण है, यहां पर भी काम आएगा 10 लाख। या फिर आप देखो कि जो युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, SC ST OBC उद्यमी योजना, उन सभी में 10 लाख रुपए की राशि देती है सरकार। यहां पर भी 10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। फर्क क्या है दोनों में? यहां पर 10 साल के लिए यह ब्याज मुक्त रहेगा और 10 साल के बाद, है ना, फिर आपको यह चुकाना होगा। तो 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री है ना। तो ये सीड फंड है, सीड फंड जो जिसकी सहायता से आप अपना काम धंधा आगे की ओर शुरू कर रहे हैं। तो 10 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त रहेगा ये बीज अनुदान, ठीक है। अब आपने उत्पादन कर दिया, आपका सामान है, ठीक। अब मान लो कि बहुत सारे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ करके लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, और उन्होंने कोई नई चीज बनाई जिसका कि वो पेटेंट कराना चाहते हैं। तो पेटेंट कराने में जितना भी आपका खर्चा आएगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो इसकी खास बात क्या है कि घरेलू पेटेंट संबंधित जितनी भी लागतें हैं उसका वहन कौन करेगा? राज्य सरकार, है ना। तो यस, पेटेंट में भी राज्य सरकार आपका हेल्प करेगी। और आपका जो पंजीकरण शुल्क यानी कि जब से योजना शुरू हुई है 5 साल तक के अंदर जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन फी माफ रहेगा। तो यहां से सरकार अपना टैक्स छोड़ रही है, नहीं लेंगे, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है युवा। ये स्टार्टअप से ही संबंधित है, ये युवा है। तो सरकार कहती है कि ये जो स्टार्टअप नीति है हम लोगों की, यह युवा पर आधारित है। युवा के रूप में 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं युवा, YUVA। ये युवा के 4 पिलर्स क्या हैं? यस टू स्टार्टअप्स, यानी कि लोगों को, बच्चों को, है ना, जागरूक करना कि भाई स्टार्टअप में आइए, शुरू कीजिए, सरकारी नौकरी के भरोसे कब तक रहेंगे, है ना। तो अपना काम धंधा शुरू करो, स्टार्टअप शुरू करो, राइट। तो यस टू स्टार्टअप, अनलीश रेगुलेटरी इनेबल्स टू सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। मतलब जो अपने यहां का सिस्टम है उसको इस प्रकार से तैयार करना कि स्टार्टअप्स को प्रमोशन दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो सहायता हेतु विनियामक से, मतलब विनियमन 50 तरह का रेगुलेशन नहीं रहेगा, ये लाइसेंस, ये लेकर आओ, वो कागज लेकर आओ, नहीं, कम किया जाएगा, राइट। तो स्टार्टअप के लिए हाँ, यस। तो ये अंग्रेजी वाला ज्यादा अच्छा है, अनलीश रेगुलेटरी इनेबलर्स। और तीसरी चीज वाइब्रेंसी, तो ये हो गया YUV, वी से वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम। भाई एजुकेशन सिस्टम भी तो हम लोग का वाइब्रेंट रहना चाहिए। अब डिग्री वाली पढ़ाई करते रहेंगे तो स्टार्टअप कैसे शुरू करेंगे? तो जिस हिसाब से जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020, तो नई शिक्षा नीति भी यही चाहती है कि वोकेशनल कोर्सेज हो, हम आप कुछ सीखें ताकि कुछ नया शुरू कर सके। तो उस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा यहां पर। और पहुंच, सो ए यानी कि एक्सेस, पहुंच कहने का मतलब भाई
कोई भी आदमी को हिम्मत तभी मिलती है जब उसके पास पैसे का स्रोत। अब आपसे कहे, हमसे कोई कहे कि भाई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो पहला सवाल क्या आएगा? पैसा नहीं है। तो पैसा चाहिए, राइट? तो वित्तीय और इंक्यूबेशन सहायता को सुगम बनाना, तो उनको एक इंक्यूबेशन मिलेगा, मतलब भरण पोषण के लिए, और पैसा, तो पैसा के लिए हमने देखा 10 लाख रुपए का बीज अनुदान है, 500 करोड़ रुपया का अपना वेंचर कैपिटल फंड भी शुरू कर दिया है। तो ये चीज है ना। तो ये स्टार्टअप नीति निम्नलिखित 4 युवा स्तंभों पर आधारित। अगर पूछ लिया युवा स्तंभ तो स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आप ही लोगों को स्टार्टअप शुरू करना है, राइट? ये जिस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, ये भी एक स्टार्टअप ही था ना जो आज तक यहां पहुंचा है। सो स्टार्टअप्स को सरकार प्रमोट कर रही है राज्य स्तर पर भी। ओके। कृषि निवेश संवर्धन नीति में भी कहा गया है कि इसमें भी कुछ सुधार लेकर के आएंगे। अभी क्या सुधार लेकर के आएंगे देखा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति क्या है। 2020 में इसको शुरू किया गया था। बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इसको हम लोग कहते हैं BIPP या बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, या BIIP भी इसको कहते हैं हम लोग, 2020। देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जो की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है यहां पर कि एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में कृषि करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। मतलब आपको धान, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन की खेती करने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कृषि उत्पादों की सहायता से अगर आपको कुछ उत्पादन करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना है, तो आपको पैसा मिलेगा। तो फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा मिलेगा, खेती करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो जो एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, ये कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए है। ठीक, ये सरकार इसके पीछे क्या दिमाग लगा रही है? सरकार का यह कहना है कि अगर ये चीज कहेंगे हम लोग तो प्रसंस्करण, प्रोसेस का स्तर बढ़ेगा, प्रोसेसिंग बढ़ाना है। क्योंकि देखो एक चीज समझो इस चीज को कि जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि प्रसंस्करण उद्योग विकसित होता है, फलता फूलता है, तो इसका सीधा लाभ कृषकों को मिलता है, किसानों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर टमाटर की सॉस बनाने की फैक्ट्री आपके एरिया के बगल में लगे, तो अगल बगल के किसान टमाटर का ज्यादा उत्पादन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका टमाटर सीधे प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बिक जाएगा, तो प्रमोट होंगे लोग कि हाँ भाई इसका प्रोडक्शन करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बर्बादी कम होगी। अभी क्या, टमाटर उत्पादन कर लिया, टमाटर क्या होता है, शॉर्ट लाइफ वाली चीज होती है ना, ज्यादा दिन रख नहीं सकते, मजबूरी में लाकर बाजार में बेचो, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खराब हो जाता है, 3 दिन नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। अब क्या है, खेत से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टमाटर उठाकर लेकर चली गई, अभी क्या पता उसमें से बहुत सारा 10 किलो टमाटर में 1 किलो टमाटर सड़ भी गया हो, गल भी गया हो, तो सॉस जैम तो सबका एक ही जैसा लगेगा क्या? तो टमाटर की बर्बादी जो है वो भी कम होगी और मूल्यवर्धन होगा ऑफ कोर्स, और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसलिए सरकार चाहती है, और उसके लिए तो कृषि से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इसके लिए है ना ये संवर्धन नीति लेकर के आए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अभी इसमें एक बार देख लेते हैं कि सरकार सहायता कितने पैसों से कर रही है, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि सरकार का यह कहना है कि नया इंडस्ट्री लगाओगे उसके लिए तो मिलेगा ही, लेकिन अगर पुराना इंडस्ट्री आपका आउटडेटेड हो गया है, नया मशीन चाहिए, उसमें कुछ और करना है, तो उसके लिए भी फंड मिलेगा, है ना? तो नया के लिए मिलेगा ही, मौजूदा इकाइयों के विस्तार और उन्नयन के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा? तो पैसा आपको दिया जाएगा, है ना, परियोजना लागत का 0.25 करोड़ रुपए कम से कम, यानी कि 25 लाख रुपया मिल जाएगा आपको। तो 25 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम, इतनी सहायता आपको दे रही है सरकार। ठीक है, और इससे रोजगार का सृजन होगा ऑफ कोर्स। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बढ़ेगा इससे, है ना, और साथ ही साथ कृषि का भी विकास होगा इससे। उसके साथ साथ कुछ और, जैसे कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है ना। तो अब ये जो, जैसे एक तो हो गया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का तो अपनी जगह चल रहा है, ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है,
राइट। और इस मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आपको 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें उन्हीं लोगों को कवर किया गया है जो लोग प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में कवर नहीं हो पाए हैं। इसमें कौन लोग कवर होंगे? जिनको सेंट्रल स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है, वो स्टेट स्कीम का फायदा ले सकते हैं। 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा गया है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आपको 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो ये इंश्योरेंस एक तरीके से समझिए, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिनको केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ना। एक मिशन परिवर्तन शुरू किया गया था। उम्मीद थी कि लास्ट एग्जाम में पूछेगा, बट ये मिशन परिवर्तन क्या है, 2023 में शुरू किया गया था। उस समय जब छोटे इंटरवल के लिए, थोड़े समय के लिए राजद की सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय तेजस्वी यादव के द्वारा यह मिशन परिवर्तन शुरू किया गया था 60 दिन के तर्ज पे। इसका टारगेट यह था कि बिहार में जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स को यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, बढ़िया क्वालिटी का बनाया जाए। सो बेसिकली मिशन परिवर्तन में परिवर्तन कहां करना था? सो मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए, अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली, तो अस्पताल का यूज कौन करेगा? यूजर फ्रेंडली यानी कि मरीज फ्रेंडली। तो मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए, चिकित्सीय व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, तो मिशन परिवर्तन में परिवर्तन कहां करना था? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में। कॉलेजेस यानी कि मेडिकल कॉलेज। आपको पता ही है कि मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी की जाती है, मतलब उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, इलाज भी होता है, राइट। तो उसके लिए आपका मिशन परिवर्तन था। आगे देखते हैं, हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना, बड़े स्तर पर इसमें काम हो रहा है और काफी चर्चा में भी रहा था, चर्चा में भी काफी रहा है। इसमें याद करने वाली चीज क्या है? इसमें याद करने वाली चीज है 2022 में शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? तो राजगीर से शुरू हुआ था। और किन किन जिलों को इसमें कवर करने का प्लान बनाया गया था? तो राजगीर तो हो ही गया, गया, बोधगया एवं नवादा, चारों जगहों पर शिलान्यास हो चुका है ना। राजगीर, गया, बोधगया, नवादा, चारों जगहों पर शिलान्यास हो चुका है, राइट। इसके अंतर्गत 151 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाने का प्रावधान है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। कितना करोड़ का बजट है इसको छोड़ देते हैं। 151 किलोमीटर, ठीक, लंबा पाइपलाइन। और हर घर को 135 लीटर पानी रोज की उपलब्धता कराने का लक्ष्य रखा गया। शुद्ध जल 135 लीटर प्रतिदिन, यह टारगेट है। काफी है ना। रोज 135 लीटर शुद्ध पानी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत था। डिजिटल हेल्थ योजना। डिजिटल हेल्थ योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो एक डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। और जैसे भीड़ है लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अब आपको जानना है ना, इस चीज को समझो। और ये चीज दिल्ली वगैरह जगहों में हो रही है। तो डिजिटल हेल्थ ऐप के द्वारा आप देख लो कि आपको कहां पर किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। तो मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है ना, या किसी और के लिए आप कर रहे हैं, उसको नहीं पता है, वो कह रहा है कि भाई हड्डियों में दर्द है, तो भाई सरकारी हॉस्पिटल में चलेंगे, हड्डी के बढ़िया डॉक्टर कौन है, उनका अपॉइंटमेंट ले लो। तो आप डिजिटल हेल्थ ऐप के माध्यम से उस हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, उस हॉस्पिटल में जाकर के उस डॉक्टर का प्रोफाइल खोलेंगे और उस डॉक्टर के प्रोफाइल पर जाकर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जो अपॉइंटमेंट का टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जब स्लॉट खाली रहेगा, आप अपनी सुविधा के हिसाब से और उधर से उपलब्धता के हिसाब से वो स्लॉट बुक कर लेंगे। तो बेसिकली जो डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसका टारगेट क्या है कि लोगों को ये सुविधाएं डिजिटल हेल्थ ऐप के माध्यम से प्राप्त हों, उनको पता चले कहां पर बेड खाली है, कहां पर ऑक्सीजन है। अब जैसे कोविड के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, पता ही नहीं कहां है कहां नहीं है, आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से जान पाएंगे। बट यह है कि उस एप्लीकेशन पर बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा, है ना। यस, तो ये डिजिटल हेल्थ ऐप योजना है, इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। 2026-27 तक का टारगेट रखा गया है, देखना है कितना किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा 26-27 तक का टारगेट है। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना 2022 में प्रारंभ किया गया था। शुष्क बागवानी योजना, इंग्लिश में कहें तो हम लोग क्या कहेंगे,
सीएम ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम 2022। अब इसमें क्या है, देखो शुष्क बागवानी जब भी आप बात होगी ना, तो यहां पर प्रयास रहता है कि खेती करने में पानी कम खर्चा हो, यानी कि माइक्रो इरिगेशन सुविधा का प्रयोग किया जाए उसको बढ़ावा देने के लिए। तो सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के आधार पर, है ना, इसमें चुना गया है फल उत्पादकों को, राइट। तो बागवानी में फल उत्पादकों को चुना गया है कि जो फल उत्पादक है ना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, उनको सरकार सहायता करेगी, प्रमोट करेगी, प्रोत्साहित करेगी, राइट। फल की जो फल उत्पादन करने वाले उनको सब्सिडी देगी रोपण सामग्री में 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, अथवा जो भी उनका लागत आ रहा है उसका 50%, राइट। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि फल उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन पर पॉइंट रखेंगे। 30,000 रुपया या 50% यहां तक नहीं पूछना चाहिए, राइट, यस। तो ये हो गया सूक्ष्म बागवानी योजना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। ये काफी चर्चा में रहा था, बाल हृदय योजना और बाल सहायता योजना। ये जो आपका बाल सहायता योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना से प्रभावित है। अभी कोविड-19 के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि जिनके माता पिता नहीं रहे, तो जिनके माता पिता नहीं रहे उन बच्चों की देखभाल कैसे हो, तो उन बच्चों की देखभाल के लिए वो बच्चे जिन अभिभावक के साथ रह रहे हैं उनको 1,500 रुपया यानी कि 1,500 रुपया, है ना, आर्थिक सहायता तब तक दी जाएगी जब तक ये बच्चे 18 साल की अवस्था तक नहीं आ जाते हैं, राइट। केंद्र सरकार ने भी यह योजना शुरू की थी, राज्य सरकार ने भी इस योजना को कंटिन्यू किया है अपने यहां। और एक योजना जो कि काफी चर्चा में थी वो था बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना ये कहां से आया था, ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का एक लक्ष्य रखा गया था। 7 रेजोल्यूशंस पार्ट 2 के अंतर्गत, है ना, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का लक्ष्य रखा गया था। और इसमें ऐसे बच्चे, है ना, जिनका जन्म के साथ उनके हृदय में समस्या है, हृदय में छेद है, तो वैसे बच्चों के इलाज के लिए यह बाल हृदय योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार है बाल हृदय और बाल सहायता। कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए उनके जो गार्डियंस हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं उनको इनके देख रेख के लिए 1,500 रुपए दिए जाएंगे ताकि इनका बढ़िया से देख रेख किया जा सके 18 साल की अवस्था प्राप्त करने तक। तो इसमें ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जिस पर कि आपका ध्यान रहेगा। फिश ऑन व्हील और शताब्दी कुष्ठ, अब ये कुछ विशेष बीमारियों को लेकर के है। फिश ऑन व्हील योजना जो है ना, देखो बिहार सरकार की योजनाएं जो हैं वो अपने आप में काफी अनूठी होती हैं, है ना। और कई बार जैसे आप लोग जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, तो खास करके जो हमारे यहां जीविका चलता है, तो जब जीविका के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं कि जीविका हमने शुरू किया और हमने उसको खूब सक्सेसफुल बनाया, और उसी जीविका के आधार पर केंद्र सरकार जो है उसने राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत की। तो बिहार सरकार उस हिसाब से कुछ अनूठे तरीके से, उसमें से एक है फिश ऑन व्हील। हमारे यहां कहा जाता है कि अगर कोई टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है हमारे यहां अगर, तो टीबी के पेशेंट को इम्यूनिटी चाहिए तो उसको बढ़िया से खाना वाना खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, और मछली का बड़ा महत्व है उसमें। तो जो ऐसे टीबी के मरीज हैं, तपेदिक के मरीज हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा करके उनको स्वस्थ करना है टीबी पेशेंट्स के लिए। तो फिश ऑन व्हील्स है ना, अभी फिश ऑन व्हील्स है, लेकिन बात यह है कि यहां पर पता नहीं जिंदा मछली मिलेगी या नहीं, क्योंकि यहां कह रहा है कि मछली भात उनको खिलाया जाएगा घर पहुंच करके, ये जिम्मेदारी ली गई है। इम्यूनिटी बढ़ेगा उनका, तो स्वस्थ करना और परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए, क्योंकि टीबी संक्रमण की बीमारी है। तो टीबी के पेशेंट्स के लिए और करेंगे क्या, मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। वो इनका ये सोचना है कि अगर पैसा दे देंगे तो क्या पता वो मछली चावल खाएगा, चाहे कहे कि हमको मछली नहीं पसंद है, हमको मीट पसंद है, तो मीट खाने लगेगा। अभी मीट खाने से तो दिक्कत हो सकती है और मछली ज्यादा बेनिफिशियल है, तो मछली ही खिलाना है।
तो घर पहुंच करके मछली खिलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिश ऑन व्हील, और किसके द्वारा शुरू किया गया है? बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा। इसके दोहरे फायदे, पहला फायदा जिस उद्देश्य के लिए यह बनाया गया, और दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा फायदा यह है कि बिहार में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब इन लोगों को मछली खिलाने के लिए आपको मछली खरीदना पड़ेगा। तो मछली का जो उत्पादन है, फिशरीज है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक खासियत है। और शताब्दी कुष्ठ कल्याण, कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी, कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी कहते हैं हम लोग, कुष्ठ रोग जिसको आप कहते हो, लेप्रोसी पेशेंट। तो लेप्रोसी पेशेंट्स की डिफॉर्मिटीज को ध्यान में रख करके ये योजना शुरू की गई है, और उसमें से खास करके जो विजिबल डिफॉर्मिटीज हैं ग्रेड 2 लेवल के, उनको 1500 रुपया दिया जाएगा महीना का, ताकि भोजन वगैरह कर सके, दवाइयां वगैरह ले सके। तो कुष्ठ कल्याण योजना हो गया, ये तो सीधे है। लेकिन फिश ऑन व्हील्स फॉर टीबी, मछली बात। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2021, ये जो कृषि यंत्र सब्सिडी योजना है, आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जो केंद्र सरकार की योजना की थी, याद आ रहा है? केंद्र सरकार की योजना में हमने एक योजना के बारे में बात किया था जिसका नाम था सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी या मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि यंत्रीकरण पर एक सब मिशन, उप मिशन था, एक योजना हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने बात की थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सपोर्ट करती है कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए। वो कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है? वहां पर मशीन दिए जाते हैं, वहां से आप मशीन ले जाकर के रेंट पर यूज कर सकते हैं खेती के लिए, और उन मशीनों को कैसे चलाया जाए इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह कार्य केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकार इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है? तो राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना बनाई गई। अभी इसके अंतर्गत क्या है कि एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है, एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक, कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने में आपको हेल्प किया जाएगा। तो जब आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक, कृषि यंत्र बैंक बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कोई किसान या किसानों का समूह मिल करके सरकार से पैसा लेता है, उसके बाद कुछ कृषि यंत्र खरीदता है, और कृषि यंत्र खरीद करके अपने पास रख लेता है, यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में है ये। अब कृषि यंत्र खरीद करके आपने रख लिया, अब किसी को चाहिए, उसको आपने भाड़े पर दे दिया कि लो भाई थ्रेशर ले जाओ, ठीक। ज्यादा पैसा लगा करके छोटा हार्वेस्टर खरीद लिया तो ले जाओ हार्वेस्टर भाड़े पर। तो ये लोग भाड़े पर देते हैं। तो अगर आपको कृषि यंत्र बैंक बनाना है तो इसके तहत आपकी राशि 10 लाख रुपए की है, तो 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। बात यह है कि ये जो योजना है 2021 में घोषित किया गया था, लेकिन आप कहेंगे कि इस योजना के तहत कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो अभी तक इस योजना का कुछ फलीभूत रूप दिखा नहीं है। मतलब दिस योजना इज नॉट वेरी मच एक्टिव, ठीक, यस। और अगर आप 25 से 40 लाख रुपए तक का कृषि यंत्र बैंक बनाना चाहते हैं तो सरकार 40% तक का योगदान देगी, राज्य सरकार। बट ये कि केंद्र सरकार तो लगी हुई है, यहां पर राज्य सरकार के द्वारा कुछ बड़े स्तर पे नहीं किया जा रहा है, प्रभावी स्तर पे नहीं किया जा रहा है। यहां पर करने की आवश्यकता है अगर कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है तो, ठीक। ओके, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। तो यहां से हम लोग दो चीजों को देखेंगे। जो हम लोग महिला उद्यमी योजना के साथ जो शर्तें हैं, वही शर्तें SC ST EBC उद्यमी योजना के साथ भी जाती हैं, ठीक। ये है क्या? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहां पर आपको 10 लाख रुपए का क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। कितना लोन मिलेगा? 10 लाख रुपए तक का लोन। इस 10 लाख रुपए तक के लोन में कर्जा कितना है और अनुदान कितना है? तो इस 10 लाख रुपए के लोन में 5 लाख जो है, 5 लाख कर्ज है और बाकी का 5 लाख अनुदान है, सब्सिडी है, ठीक, ग्रांट है। तो जो अनुदान है, जो दान में दे दिया, वो वापस नहीं करना है। तो जो 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, उस 10 लाख रुपए में से आपको वापस कितना करना है? 5 लाख वापस करना है। 5 लाख आपका। तो आपका कहने का मतलब एक मुश्त में पैसा नहीं मिलता है। पहले तो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाने के बाद चरणबद्ध तरीके से आपको यह फंडिंग की जाती है।
5 लाख आपको वापस करना है। अब अगर जो सामान्य कैटेगरी के युवा हैं, जो सामान्य कैटेगरी के युवा हैं या 18 से 50 साल के जो लोग हैं, उनको इस 5 लाख रुपए पर 1% का ब्याज लगेगा। जो सामान्य लोग हैं उनको 1% का ब्याज लगेगा इस 5 लाख रुपए पर, और ये आपको चुकाना है धीरे धीरे करके 7 साल में 84 किस्त में। तो 12 सत्ते 84, तो हर महीना 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 करके देना है, 7 साल में चुकाइए 5 लाख रुपया और 1% का ब्याज लगेगा। तो 7 वर्ष में 84 समान किस्त में आपको ये चुकाना होगा। लेकिन जो महिलाएं हैं, अब यहां ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो ईबीसी इत्यादि हैं, इन लोगों को ब्याज नहीं देना है। इन लोगों को सिर्फ 5 लाख चुकाना है। तो बाकी जो इनको 5 लाख मिला है कर्जा, इस पर ब्याज 0 है। इनको ब्याज नहीं देना, इनको सिर्फ 84 किस्त में यही 5 लाख रुपए वापस करने हैं, चाहे महिलाएं, चाहे एससी एसटी ईबीसी जो भी हैं। ठीक, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए या फिर कोई भी काम धंधा शुरू करने के लिए बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। आप बिहार सरकार का जो उद्यम विभाग है उसके वेबसाइट पर जाएंगे, कोई भी एक्सेस कर सकता है। उस वेबसाइट पर जाकर के जब आप नोटिफिकेशंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको लिस्ट मिलेगा। इसमें ज्यादातर लोग जो आप देखोगे पूरे बिहार में, तो ज्यादातर लोगों ने जो काम धंधा शुरू किया है, किसी ने क्या कहते हैं, गेहूं पीसने वाली मशीन शुरू की है, किसी ने अचार पापड़ का काम शुरू किया है, किसी ने फुटवियर का काम शुरू किया है। तो इस तरीके के ज्यादा लोग आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको कभी मन करे तो जाकर के देख सकते हो। ठीक है, और इसकी पात्रता क्या है? 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष के बीच के लोग। इसमें क्या है, इसमें जैसे कि कोई भी लोन पास कराने के लिए जाता है तो अपने घर की महिला के नाम पर, है ना, वो लोन ले लिया जाता है। कारण यह कि 1% आपका बच जाता है। तो आप ज्यादातर देखेंगे तो उसमें महिलाओं के नाम खूब निकल करके आते हैं। किसी ने, जैसे आपका क्या ये ड्राम चलता है चावल उबालने वाला, धान कटेगा उसके बाद बॉयल होगा, तो ये भी लिया गया है इसके अंतर्गत, इसके लिए भी ऋण मिला है ना। लेकिन पहले आपको जारी करना होता है, अपना प्रोग्राम बताना होता है, अप्लाई करना होता है, फिर वो अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद जो उद्योग मित्र होते हैं वो आपकी सहायता करेंगे प्रोजेक्ट तैयार करने में। फिर आपको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ समय के लिए, फिर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करके दिखाते हैं, फिर उसको अप्रूव किया जाता है। सो 2-3 स्तर पे होता है, 2-3 चरण पर होता है। ठीक, यस। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2021, गरीबों का कल्याण सब कोई करना चाह रहा है, बात यह है कि हो नहीं पा रहा है। तो ये गरीब कल्याण है, ये खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है। कोविड-19 आपको कहानी पता है, बहुत सारे लोग अपने गांव वापस आ रहे थे, तो ये माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी जो मजदूर हैं, वो जाते हैं, काम करते हैं। कोविड के दौरान ये लोग वापस आए थे, तो इनकी आजीविका को ध्यान में रख करके, है ना, ये कोविड-19 से प्रभावित जो प्रवासी कामगार हैं उनके लिए रोजगार बढ़ावा देने के लिए यह योजना 32 जिलों में लागू है। हर घर नल का जल, इसको ध्यान में रख लो। हर घर नल के जल से कुछ सवाल आ सकता है, 2020 में शुरू किया गया था। देखा जाए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार तो 19 जिले और गांव के मामले में 19 जिले और शहर के मामले में 15 जिलों ने 100% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो 100% नल लग गया है। गांव के मामले में अगर बात करें तो 19 जिले पूरे हो चुके हैं 100%, और शहर के मामले में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 100% नल का जल लग चुका है। ठीक है, और इसमें टॉप पे कौन चला है? तो सबसे पहले अगर गांव में बात करें तो गांव में सबसे पहले बांका, और शहरों में बात करें तो जहानाबाद प्रथम स्थान पर है। तो अगर पूछा, पहले तो पूछा हुआ इस तरीके का सवाल, तो इफ इट आस्क्स, तो गांव में बांका और शहर में जहानाबाद में, है ना, इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को पता है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। देखो हम लोग, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम लोग कई बार से पढ़ने के लिए, एग्जाम में पीटी पास करने के लिए योजनाएं पढ़ ले जाते हैं और हम उसके व्यवहारिकता पर नहीं जाते, हमको ध्यान नहीं रहता है कौन सी योजना हमारे लाभ की है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना बहुत लाभकारी योजना है, बहुत राहत हो जाती है।
और इस योजना की खास बात यह है कि ये है ना जाति धर्म के आधार पर योजना नहीं है। ये योजना है जिनकी आर्थिक आय कम है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए है। जो लोग इंटर पास कर चुके हैं, अब इंटर पास करने के लिए हायर स्टडी करना है। जैसे बहुत से बच्चे जो हैं वो बीटेक में एडमिशन, एमबीए में एडमिशन वगैरह एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन फीस ज्यादा है। तो ये छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये आपको है ना ऐसे 12वीं पास विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देती है। ठीक, और आप कहेंगे कि सर योजना है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मैं इनके लाभार्थियों को जानता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसके लिए पहले आप वीकर सेक्शन में हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, 12वीं पास कर चुके हैं। इसका सर्टिफिकेट आपको अपने जिला में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या आपके ब्लॉक में जो इससे रिगार्डेड जो कार्यालय है वहां जाकर के जमा करते हैं, वो आपको अप्रूव करेंगे कि हां भाई ये बच्चा को मिलना चाहिए। तो एक बार यहां से अप्रूव होता है, फिर वो कागज जो है वो पटना के सेक्रेटेरिएट पहुंचता है। तो पटना सचिवालय जाता है, वहां पर बकायदे आपको एक टोकन नंबर मिलता है। यहीं से वैसे तो आपको आपका टोकन नंबर मिल जाता है, वहां जाकर के आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, फोन से भी पूछ सकते हैं, वैसे भी जानकारी ले सकते हैं कि क्या हुआ मेरा प्रपोजल का। पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आप चाहोगे कि पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ऐसा नहीं होता है। पैसा जाएगा उस संस्थान को जहां पर आपने पढ़ना है। तो मान लो कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, अब वहां पर फीस जानी है, तो वो सीधे बिहार सरकार जो है वहां पर पैसा ट्रांसफर कर देगी और फिर वहां से आपको सूचना मिल जाएगी, हां भाई तुम्हारा पैसा आ गया है। ठीक, तो इस तरीके की योजनाओं के लाभार्थी हैं और ये योजनाएं काम करती हैं। तो हम लोगों को सिर्फ योजनाएं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये हम लोगों को जानना भी चाहिए, इसका लाभ भी लेना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है और तकनीकी पाठ्यक्रम, कुल 36 कोर्स इसमें लिस्टेड हैं। आप देख लो कि आप जो पढ़ना चाहते हैं वो इन 36 कैटेगरी में आता है कि नहीं, देन यू कैन हेल्प, गेट द हेल्प एक्चुअली, और दूसरों को जानकारी देकर के उनकी सहायता भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसका लाभ लेना। और बिहार सरकार या किसी भी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि सारे राज्य में, सारे देश में चुनाव प्रचार के पोस्टर लग जाएंगे, रैलियों के पोस्टर लग जाएंगे, लेकिन ये जो काम की योजनाएं हैं इसके पोस्टर आपको नहीं दिखेंगे, कहीं नहीं दिखेगा। मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, पूरा का पूरा बिहार रंग जाएगा, लेकिन ये इस तरीके की योजनाओं का पोस्टर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि फिर लाभार्थी रोज रोज पहुंचे रहेंगे। तो लाभ देने के लिए भाई पैसा होना चाहिए फंड में। तो यहां तो गिना देते हैं कि लाभ मिलता है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि लाभ मिलता है। तो जो जनता को जागरूक करना, उनको बताना कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए है, तुम इसका यूज करो, उपयोग करो, इसका प्रचार आपको कहीं नहीं दिखेगा। पूरा समाचार पत्र फिजूल की चीजों से भरा रहेगा कि यहां रैली, वहां रैला, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका प्रचार सरकार नहीं करेगी। सिर्फ एक चीज बता देगी, क्या कि इस योजना के तहत इतना लाभ दिया गया, इतने लोग हो गए। अरे कैसे मिलेगा लाभ, ये भी तो बताओ। सो दैट शुड बी डन, राइट। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, अभी वृद्धजनों को पेंशन है जिनकी उम्र 60 से 79 साल है, उनको 400 रुपया महीना मिलेगा, काफी है। और जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है उनको 500 रुपया प्रति महीना की आर्थिक सहायता की बात की जाती है। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तो आप सभी लोग जानते हैं, और उसके लिए बहुत सारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं कि पीटी निकल जाए। पीटी निकल जाने पर ऐसा एक ही बार मिलता है, हर बार नहीं मिलेगा। तो पीटी निकल जाने के बाद आगे की पढ़ाई बढ़िया से करें। बीपीएससी का तो आपको 50,000 रुपए देती है सरकार, और अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक होता है तो मेंस के लिए 1 लाख, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए देती है। लेकिन सिर्फ एक बार, हर बार पीटी निकलेगा और हर बार मिलेगा ऐसा नहीं है ना। तो इनके लिए बीपीएससी के लिए 50,000 और यूपीएससी के लिए 1 लाख। ठीक, हाँ 1100 रुपए हो गया किसका, प्राइमरी वाला, 10th वाला हो गया है। 10th 10,000, 12, 25, ग्रेजुएशन 50। ऑल राइट, तो ये जो है सब्जेक्ट टू चेक,
ठीक है, इसको मैं कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसको कंफर्म करके मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो जिस पुस्तक से, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये सर्वे से नहीं है, ये भी जिस पुस्तक से लिया है उसमें यही मेंशन, तो हो सकता है उस किताब ने अपडेट नहीं किया हो। आगे आते हैं, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना भी है। बिहार सरकार के पत्रकारों को भी बिहार सरकार पत्रकारों को भी सम्मानित कर रही है। 60 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए आपकी और 20 साल से ज्यादा तक की सेवाएं आपने दी है। अगर आपने 20 ईयर्स और उससे ज्यादा तक की पत्रकारिता की है, आपकी अवस्था 60 साल या उससे ज्यादा है, तो आपको पर मंथ 6,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा आपकी सेवाओं के लिए, है ना। ओके, ग्राम उजाला योजना, ये इसका लाभ बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। ग्राम उजाला योजना का, ये ग्राम उजाला योजना, इसमें 7 वाट और 12 वाट के बल्ब दिए जाते हैं 3 साल के लिए। मतलब 3 साल के अंदर वो खराब हो जाएगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कितने रुपया में? 10 रुपया में। और ये योजना कहां चल रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। उद्देश्य क्या है कि जो ये आपका पुराना जो पीला वाला बल्ब जलता था, तापदीप्त, या जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में क्या, इनकैंडिसेंट बल्ब्स, यानी कि तापदीप्त बल्ब्स, इनको रिप्लेस करने के लिए, ताकि बिजली की बचत हो सके। ऑल राइट सौरभ। कुशल युवा कार्यक्रम, जैसा नाम से है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है। ये कुशल जो कार्यक्रम है, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है। और जो बिहार के मूल निवासी हैं, 15 से 25 साल के बच्चे, है ना, 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए है। तो लैंग्वेज में कुशल बनाएंगे, बुनियादी कंप्यूटर स्किल सिखाएंगे, है ना, कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है कुशल युवा कार्यक्रम। 15 से 25 साल, 10वीं 12वीं बेरोजगार युवाओं के लिए। ई समर्थ योजना, ई समर्थ योजना ध्यान रखो। और जैसे कि इस बार हम लोगों ने केंद्र सरकार की योजना में जो हम लोगों ने बात किया था, जिसमें कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, तो ई समर्थ योजना जो है, ये भी एजुकेशन के डिजिटलीकरण को ही ध्यान में रख करके किया गया है। मतलब जितने भी विद्यालय हैं उनको कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ना है। मल्टीमीडिया पढ़ाई, जैसे अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या है, जैसे यहां पर डिजिटल बोर्ड है, पीपीटी लगा हुआ है। अगर चाहा जाए तो यहां पर आपको कोई वीडियो दिखाया जा सकता है किसी चीज का एग्जाम्पल बताने के लिए। ये मल्टीमीडिया पढ़ाई है। अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स, 3D पिक्चर्स, खास करके साइंस वाले टीचर्स यूज करते हैं, है ना। तो ये मल्टीमीडिया स्टडी हो गया। कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाना। ऑफलाइन क्लास में सामने से प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये आपका ई समर्थ योजना है, जिसमें कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ई समर्थ योजना में समझेंगे कि शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। डिजिटलीकरण। अच्छा, एक मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना भी है। अभी क्या होता है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और बहुत सारी दुर्घटनाओं के बाद जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति चला जाता है, गुजर जाता है। ये एसी चल रहा है, पता नहीं। ओके, सो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में परिवार का एकमात्र सदस्य जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तो वैसी अवस्था में, है ना, कि अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है परिवार के कमाऊ व्यक्ति की, तो, है ना, मतलब उनकी अवस्था 18 से 60 साल तक हो, तो उनके जाने के बाद परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता एक मुश्त दी जाती है। शुरुआत में चीजों को संभालने के लिए 20,000 रुपए दिए जाते हैं, किसमें? मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में। तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में ध्यान क्या रखना है कि जो घर का कमाऊ सदस्य के अकस्मात निधन पर एक मुश्त सहायता दी जाती है, एक मुश्त सहायता। ओके, सो दिस वाज इट। तो इतने सारे, बहुत सारे, इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आई। अब देखते हैं कुछ और, जो अभी तो और भी बहुत सारी योजनाएं हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है। तो और उन सारी राज्य सरकार की योजनाओं को हम लोग MCQ के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी मेंस के लिए जो चीजें हैं वहां पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास। ओके, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ, एक मुश्त मिलता है, एक ही बार में मिलता है, ठीक है। आते ही खत्म हो गया, तो 1 बजे से शुरू हुआ, 2 बजने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर अब आपका आने वाले सेशंस में आपका बजट और सर्वे वाले टॉपिक्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, हम लोग थोड़ा बढ़िया से बजट करेंगे और सर्वे करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इतना जल्दी खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया, काफी है। और बाकी सारी चीजें तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें देख लेंगे, और बाकी जो वो एक सेक्शन है कंफ्यूजन वाला, उसको हम लोग दूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।